हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शो के साथ मैं हूं फ़खर दुरानी के हमरा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। इंसानी स्टोरीज़ क्या हैं, दोनों मुल्कों के इंसानी अलमिये क्या हैं, और साथ ही साथ जो जंग के जो बादल छाए हुए हैं वो क्या हैं। मुख्तसर सा प्रोग्राम हम करेंगे। मुख्तसर सा प्रोग्राम शुरू करने से पहले हैदराबाद, पाकिस्तान का जो हैदराबाद है, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़ैमिली है, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ैमिली है। वालिद अपने 2 बच्चों के साथ है। हमारी कराची की रिपोर्टर हैं शवाला असलम, उन्होंने ये स्टोरी की है। लेकिन पहले इस वालिद की अपने बच्चों के साथ जो बिपता है वो सुनते हैं। सुनाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बादल क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया हूँ। अब मेरी बस पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरख्वास्त है कि इंडिया में जो मुझे मेरे और मेरे बच्चों को सज़ा मिली है, जो कि ना हक़ी, मेरी कोई गलती नहीं थी, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। मेरा सिर्फ ये इल्तिजा है कि मेरा अब किसी और मुल्क में इन बच्चों का मेरे के इलाज करवाया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं वैसे ही हालांकि इंडियन डॉक्टर्स ने कहा आपने देख कर लिए उनकी सर्जरी 2 महीने के ओके को हम लोग कर देते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर्स में इतनी नहीं है, सर्जरी नहीं कर पा रहे। अभी मेरी जो है हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ इकदाम किए जाए। वेलकम बैक। फ़खर दुरानी, आपने सुना है? जी बिल्कुल। ये एक वालिद है जो कि अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान लेके गया। दिल्ली में इलाज होने लगा था, लेकिन इलाज से पहले यानी कि ऑपरेशन से पहले उन्हें वापस भेज दिया। शवाला से हम बात कर लेते हैं कि शवाला क्या कहती है। शवाला, अस्सलाम वालेकुम। शवाला, ये बताइए कि ये एक तो हमने अपील सुन ली है, दूसरी ये बताइए कि एक्चुअल पूरी कहानी क्या है, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक पहुँचे बात के एक्चुअल कहानी क्या है। ज़रा पूरी तफसील से बताएं कि कौन है, कहाँ से हैं, बच्चों को बीमारी क्या है, और पूरी बात हमें बताएं। जी शवाला। जी एजाज, देखिए, बच्चों के दिल के इलाज के घर से भारत जाने वाली जो फैमिली है, अगर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो उस फैमिली का ताल्लुक हैदराबाद से है। वो हैदराबाद के रिहायशी हैं और उनके 2 बच्चे, यानी उनमें से जो एक बच्चा है उनका वो 7 साल की उम्र है और एक बच्चे की 9 साल की उम्र है, और दोनों को पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट है, यानी टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट एक डिजीज है, हार्ट डिजीज, उन दोनों को वो लाहक है। अब अगर इसका साफ अल्फाज में आपको बताऊं, सिंपल अल्फाज में, तो जो शरियानें होती हैं फेफड़ों की वो इसमें बड़ी तंग होती हैं, तो जो ब्लड फ्लो है वो इजी तरीके से नहीं हो पाता है, और इसके साथ ही जो दिल की निचली जो दीवार होती है उसमें भी सुराख होता है। तो यहाँ जो इसके वालिद हैं उनका ये कहना था कि कराची में भी और पंजाब में भी काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट से जब उन्होंने बात की, मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, डॉक्टर से मशवरा किया, तो उनका ये कहना था कि कराची में वीक आर्टरीज की वजह से बच्चों की यहाँ पर जो सर्जरी है वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा या तो वो इंडिया जाएँ या फिर किसी भी जो बैरून मालिक है वहाँ पर अपने बच्चों का जो वो इलाज करवाएं। तो इन्होंने इसी गर्ज से इंडिया का वीज़ा अप्लाई किया था 2019 में। तो 2 बार जो इनकी दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा जब इन्होंने अप्लाई किया तो काफ़ी बड़े प्रोसीजर से इनको गुजरना पड़ा, और उसके बाद बिलाकर जब रमज़ान में इनका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ और 21 अप्रैल को जब ये फाइनली वहाँ इंडिया पहुँचे अपने बच्चों के इलाज के लिए, तो सब कुछ बेहतर चल रहा था। इन्होंने टेस्ट भी करवाए अपने बच्चों के सर्जरी से पहले, लेकिन उसके बाद जो पहलगाम अटैक हुआ तो जो पाक भारत तशरीफ़ी हुई उसके नतीजे में जो इंडियन फॉरेन ऑफिस है वहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस आई हॉस्पिटल में भी कि जो भी मरीज़ वहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान से आए हैं उनको वापस भेज दिया जाए। तो उनका ये कहना है कि अस्पताल वालों ने काफ़ी ज़्यादा ताउन किया, उनके साथ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी ताउन किया, लेकिन वो सब मजबूर थे क्योंकि इंडियन फॉरेन ऑफिस से उनको ये इंस्ट्रक्शंस आ गए थे कि उनको फ़ौरन जो हॉस्पिटल है जो इंडिया है वो छोड़ना है और पाकिस्तान जाना है। तो उसी वीक उनके बच्चों का वहाँ पर ऑपरेशन होना था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे, लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने वहाँ से हमें इत्तलात भी दी कि काफ़ी उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। फिर उनका ये भी कहना था कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लोग भी हैं, तो वो थोड़ा अनसेफ भी फील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जियो न्यूज़ पर जब ये खबर नशर हुई तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटी थी वो भी उनको वहाँ मिली, जो पुलिस थी वो भी अर्जेंट तौर पर हॉस्पिटल गए, उनको सिक्योरिटी फराहम की। लेकिन अब वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, वो अपने वतन वापस आ चुके हैं। अब जो वो अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से यही कर रहे हैं कि सफारती सतह पर उनकी जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो इनकी हेल्प करे इनके बच्चों की, क्योंकि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो तो ये कह चुके हैं कि बहुत ही ताख़ीर हो चुकी है बच्चों के इलाज में। वैसे ही
तो अब ज़्यादा ताख़ीर इसमें नहीं कर सकते हैं। तो उनकी ये अपील है गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए और फौरी इक़दाम उठाए जाएँ और उनके जो बच्चे हैं उनका इलाज पाकिस्तान में अगर नहीं मुमकिन हो पा रहा है तो बैरून ममालिक में इसका जो इलाज है वो करवाया जाए। उनका ये कहना था कि इंडिया में जो इसका खर्चा आ रहा है वो 1 करोड़ रुपए है, जबकि अगर दूसरे बैरून ममालिक में बात करें तो 5 करोड़ से ऊपर इसका खर्चा भी आ रहा है। तो वे हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो उनके बच्चों का इलाज है वो मुमकिन करवाया जाए। वेलकम बैक। शुआला की बात आपने सुन ली। बिल्कुल। तो फ़ख्र ये अलमिया है, एक इंसानी अलमिया है कि 2 बच्चे हिंदुस्तान में गए इलाज करवाने, पहले तो वीज़ा नहीं मिला और वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिला तो इलाज शुरू होने लगा और इलाज शुरू होने लगा तो ऑपरेशन से पहले उन्होंने कह दिया कि ये बच्चों को वापस ले जाएं। पहलगाम हो गया। तहलगाम हो गया। तो एक कहानी मैं और शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल। आपको याद होगा एक वाक़या था पठानकोट का, अगर गलत नहीं कह रहा था तो पठानकोट का वाक़या, अच्छा ये एक लव स्टोरी है। ये आज मैं पहली दफ़ा टीवी पे बयान कर रहा हूँ। नाम नहीं मैं बताऊँगा, नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन ये सच्ची कहानी है। ठीक है। वाक़या जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इसी तरह के वाक़यात जो होते रहते हैं, को पठानकोट हो गया, कभी उड़ी हो गया, कभी ये हो गया, इसी तरह का एक वाक़या। आज़ाद कश्मीर के जो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम या कंट्रोल या मकबूजा कश्मीर है, उसके बॉर्डर के साथ जो आज़ाद कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ पर गाँव में एक 9 उम्र लड़का है, वो अपने दोस्त के साथ अपनी महबूबा से मिलने जाता है रात के वक्त। अच्छा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एज इट इज़ है। वो मिलने जाता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होगी या जो भी, तो बच्चे 9 उम्र। वो कश्मीर की दूसरी साइड? नहीं, वो कश्मीर की इसी साइड पे है, पाकिस्तान साइड पे। दोनों ये एक ही साइड पे? दोनों एक साइड पे। अच्छा। तो वो रात के वक्त वो दोस्त को साथ लेके जाता है कि तुम ना ध्यान रखना सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा ना देख ले। अब वो रात के वक्त जाते हैं मिलने, पता नहीं उस लड़की से मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन घर वालों को कोई लगता है कि कोई बंदा आया है यहाँ पे, कोई चोर आया या समथिंग। तो अब वो उस घर वालों से बचने के लिए दूसरी तरफ इंडिया की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। अच्छा। और वो उधर बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है भारत की वो गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है जी। तो वो गिरफ्तार हो जाते। अच्छा, अब किस्मत ख़राब कि उसी दिन 24 घंटे के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ा वाक़या हो जाता है। मैं जानबूझ के ज़रा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो आइडेंटिटी आ जाएगी सामने। तो एक बड़ा वाक़या हो जाता है और इन बच्चों को, जो 2 नौजवान हैं, इनको मशकूक के तौर पे पकड़ लेते हैं कि इन नौजवानों का भी ताल्लुक उन दहशतगर्दों से हो सकता है जो हमने पकड़े। इनकी खूब, जब आप हॉस्टाइल कंट्री की तरफ चले जाते हो, मारा पीटा जाता है, इस्त्री लगाई जाती है, जो भी तरीकाकार होता है कि भी आप बताएं आपने दहशतगर्दी, उनके पास था ही नहीं कुछ, कहानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं निकला। फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब एक पाकिस्तानी खातून डिप्लोमेट, मैं अगेन उसका नाम नहीं लूँगा, बड़ी मेहनत करने वाली अपने काम से, वो खातून डिप्लोमेट जो है वो हिंदुस्तान की एक जेल में जाती है और इन लड़कों से जाके मिलती है। इब्तिदा में जो जिसे कहते हैं काउंसलर एक्सेस, काउंसलर एक्सेस ये होती है कि जो हमारा डिप्लोमेट होता है, दूसरे मुल्क में तैनात सफारतकार होता है, उसको इजाज़त दी जाती है कि आपके कैदी हैं, आप इनसे मिल लें। इसी तरह पाकिस्तान में अगर कोई हिंदुस्तानी कैदी हो जाते हैं तो हिंदुस्तानी हुकूमत को इजाज़त दी जाती है, उनकी एम्बेसी दरख्वास्त करती है फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, तो फिर इजाज़त दी जाती है। अब जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट थी, मेरी बहन है, मैं बहुत रिगार्ड उनका, बड़ी मेहनत करने वाली खातून, मैं उन्हें बहन समझता हूँ। तो वो जाके मिलती है जेल में। तो पहली 2 मुलाकातों में तो वो बात ही नहीं करते लड़के कि ये जो वो समझते हैं कि पता नहीं हिंदुस्तान की तरफ से कोई आ गया है और पता नहीं क्या मामला है। फिर क्या होता है फ़ख्र, फिर ये होता है कि वो लड़का फिर खुलता है इस खातून डिप्लोमेट के सामने और वो बताता है जी असल सूरत हाल ये है। फिर उसका पूरा प्रोसेस होता है, पाकिस्तान एम्बेसी प्रोसेस करती है और फिर उस लड़के को और उसके दोस्त को
भारत की तरफ से रिलीज़ कर दिया जाता है। आज वो लड़का मौजूद है अपनी फैमिली के साथ आज़ाद कश्मीर में। आई होप जिधर भी है वो ठीक ही होगा। उसकी शादी उधर हुई कि नहीं हुई? ये नहीं, इतनी बड़ी मुझे तकालीफ के बाद वो मुझे नहीं इसका पता, मुझे नहीं इसका पता, लेकिन ये हुआ है। तो अब ये इंसानी अलमिया है कि दहशतगर्द जिनकी मैं तो कहता हूँ कि ये जो क्राय, मैं इनको कहता हूँ ये क्राय के कातिल हैं। कोई भी हो, ये पाकिस्तान में जो कर रहे हैं या हिंदुस्तान में कर रहे हैं या किसी भी जगह पे कर रहे हैं, ये सारे क्राय के कातिल हैं। इनकी हैसियत सिर्फ यही है कि जब तक इनको पैसे मिलते रहेंगे ये काम करते रहेंगे। और ये मैं फ़ख्र ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये आइडियालॉजी कोई नहीं है। ये सॉरी टू से ये दुकानें खुली हुई हैं और इंटेलिजेंस के इदारों ने पाकिस्तान के अंदर ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही हैं, पाकिस्तान के हॉस्टाइल ममालिक ने फंडिंग दी हुई है, दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और इसी तरह बाकी मुल्कों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो लेकिन इस सब में इंसानी अलमिया सबसे बड़ा है। अब ये बाप की कहानी भी आपने सुन ली और आपने ये कहानी भी सुन ली कि ये क्या है, तो आप मुझे बताएं। अच्छा शाह जी, बिल्कुल ये आप जो बात कह रहे हैं ना कि ये इंसानी अलमिये होते हैं बॉर्डर के दोनों तरफ जो है, वो ख़ास तौर के ऊपर जो पार्टीशन हुई उस वक्त से लेके अब तक ये इस तरह के कई वाक़यात और इस तरह के बेशुमार ऐसे होंगे, लव स्टोरियाँ भी होंगी, ये बीमारी और उसके हवाले से भी होंगी, ये सारी एक तरफ हो गई। लेकिन अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री को देख लें ना, जिस तरह से इंडिया की तरफ से अग्रेशन दिखाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं कि जो ख़ास तौर के ऊपर ये मामला हुआ ये काबिल मज़म्मत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मज़हब भी, चाहे ये कोई मज़हब के नाम के ऊपर करे या वो भी अलाउ नहीं करता कि निहत्ते किसी शहरी के ऊपर आप इस तरह जो है ना वो उनकी जान लें, और ये बिल्कुल भी इसकी जो है ना वो मज़म्मत, और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी फॉर्मली इसके ऊपर ख़दशात का और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है, ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन जो इंडिया की तरफ से बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जब भी कोई भी इंडिया के अंदर कोई क्रैकर भी फूटता है ना, तो वो हमेशा उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। कोई कबूतर जो एक सरहद से दूसरी तरफ जाता है वो उसको भी पाकिस्तान का जासूस करार दे के वो करते हैं। कोई भी इस तरह का जो है वो इंसिडेंट होता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। अब ये वाला भी वाक़या देख लें कि ये देखें 200 किलोमीटर अंदर पहलगाम है, ये पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से भी ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मैं कल सुन रहा था इंडियन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो कश्मीर गए हुए हैं, वो लोगों को, कश्मीरियों को वहाँ पे पूछ रहे हैं, जी आप बताएं कि इंडिया जो है वो घुस के पाकिस्तान के अंदर जाके मारे या ना मारे। तो जो उनकी तरफ से वॉर मॉन्गरिंग हो रही है जो इंडिया की तरफ से, और जिस तरह से ये लोगों के जज्बात को भड़काया जा रहा है, तो ये आप इसके सिक्योरिटी का जो पहलू है उसके ऊपर लाजमी सवाल उठते हैं कि 200 किलोमीटर अंदर एक इंसिडेंट होता है, और ये जो इसके हवाले से कि इंसिडेंट होता है दिन को 1:50 पे 2:20 पे ये इंसिडेंट कंक्लूड होता है, यानी आधे घंटे में ये जो दहशतगर्द आए थे उन्होंने वहाँ पे जो निहत्ते शहरी थे उनको मारा है, और 2:30 के ऊपर FIR दर्ज होती है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए फॉर्मली जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ये तो मतलब 40 मिनट पूरे इंसिडेंट को हो गया, लेकिन जैसे ही ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ, फौरी तौर के ऊपर अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए और वो उन्होंने यहाँ पे वो कर दिया। देखें, ये जो इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मैं अक्सर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात हाईलाइट भी करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडियन मीडिया के हवाले से। हम अपनी जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ होती हैं उसको भी हाईलाइट करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, चाहे आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी हो, जो पॉलिटिकल वो हो, या किसी भी हवाले से हो। पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। इंडियन मीडिया का आप टॉप टू बॉटम देख लें, वहाँ पे जिंगोइज़म और जो नेशनलिज़म है वो इस कदर कूट के भरी हुई है कि हर चीज़ उनको जो बॉलीवुड मूवीज़ की तरह होती है कि आपने कोई भी वाक़या हुआ और वो हम घुस के मार देंगे और ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। ये देखें, हमेशा से जो सहाफ़त होती है, जो हमें बुनियादी तौर के ऊपर पढ़ाया जाता है, वो यही होता है कि आपने हक़ाइक़ को बयान करना है फैक्ट्स के साथ, और अगर ये इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी और उसके मामलात भी हों तो जब तक आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस ना हो
तब तक आप कुछ रिपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये तो दो बड़े मुल्कों का 1.5 अरब जो की आबादी है दोनों ममालिक की, और उनकी जो ज़िंदगियों को आप ख़तरात और उस पर स्टेक्स पे लाते हैं, ये सिर्फ उस जो इंडियन मीडिया की तरफ से हमेशा ये होता है। अब उसकी देखा देखी कुछ पाकिस्तान की भी जो है वो मीडिया के अंदर ये इस तरह का वो हो रहा है, खरबूजे को देख वो के रंग बिल्कुल पकड़ता है। और हमने वैसे सॉरी टू से इस दफा हमने भी, हमारे मीडिया ने भी शाह जी वो फिर नहीं, वो इसलिए भी होता है कि देखें आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ये बार बार एक वतीरा बना ले कि वो कोई भी इंडिया के अंदर छोटा सा वाक़या होता है वो पाकिस्तान के ऊपर, तो एटलीस्ट आप, और फिर जिस तरह से ट्रॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि पता नहीं भिखारी ये वो, तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो इंडियन मीडिया को बेसिक ट्रेनिंग की, जो सहाफ़त की बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो कि इनके ज़्यादातर जो है वो एक प्रोफेशनल और वो उसके हवाले से एथिक्स का दावा करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो इनकी तमाम तर जो एथिक्स हैं, वो प्रिंसिपल्स, वो सारा कुछ पसे पुश डाल दिया जाता है। एक तो हो गया ये बात, और दूसरा यही जो मैं बात कर रहा था कि जो जर्नलिज्म के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक है कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो एटलीस्ट वेरीफाई करते हैं जो उसके हवाले से इंफॉर्मेशन हो। जब पाकिस्तान का मामला आता है कोई वेरिफिकेशन का नाम नहीं होता, और इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी ये एक सिक्योरिटी फेलियर का आज हम देख रहे हैं। आज मैं देख रहा था टीवी के ऊपर कि जो इंडियन के नॉर्दर्न कमांड के जो कोर कमांडर हैं उनको तब्दील कर दिया गया, एक तो ये सिक्योरिटी फेलियर की वजह से, और फिर दूसरा जो सवालात पूछे गए हैं उसकी वजह से। तो ये एक बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से ये हाईलाइट करना चाहिए, ये उनके मीडिया की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रीज़नेबल एक क्वेश्चंस तो पूछें कि क्यों हुआ ये वाक़या, कैसे हुआ, इसका बेनिफिशरी कौन है, इसमें से जो सिक्योरिटी फेलियर है उसका ज़िम्मेदार कौन। देखिए हम अपनी तरफ से जो पाकिस्तानी मीडिया होता है, कोई भी वाक़या हो, चाहे 2019 वाला हो, उससे पहले हो, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये एक रिस्पॉन्सिबल जो जर्नलिज़म का है, ये तभी ये जो वॉर मॉन्गरिंग या जो वॉर ये हिस्टीरिया क्रिएट किया जाता है, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि ये जो सियासी हुकूमतें होती हैं फिर वो दबाव में आके कोई ना कोई इस तरह का क्या करते हैं। आप जंग एक बार शुरू तो कर सकते हैं लेकिन फिर उसको ख़त्म करना वो दूसरे के हाथ में होता है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जिस तरह से ये दबाव बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से अवाम के वहाँ पे अगर आप मीडिया देखें तो ऐसे लगता है कि पता नहीं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो जंग हो चुकी है, आधे लोग मारे भी जा चुके हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि जो बतौर एक जो जर्नलिस्ट के हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो किया जाए। और मैं ना इसमें थोड़ा सा एक ऐड कर दूँ, हमारा मीडिया जो है आज भी, हमारे मीडिया में बड़ी सेन आवाज़ें भी हैं जिनको आज भी हिंदुस्तान में भी सुना जाता है, और यानी कि रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त, मिसाल के तौर पे नुसरत जावेद, उनकी बड़ी सेन आवाज़ है जिनको उधर भी दिल्ली में भी सुना जाता है। नजम सेठी साहब उधर भी सुना जाता है, उनको बिल्कुल कहा जाता है। और भी बहुत सारे मुनीज़े यहाँ पर हैं, हमारी बहन बेशुमार है, बड़े अच्छा। और हिंदुस्तान की भी कुछ सेन वॉइसेस है, मिसाल ध्रुव रॉठी, उनको यहाँ पे भी सुना जाता है। उन्होंने प्रोग्राम किया, कोई उन्होंने ऐसी बातें नहीं की कि चढ़ाई कर दो। करण थापड़ का नाम यहाँ पे बड़ा रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, सुना जाता है। और भी मैं 3, 4, 5 नाम गिन सकता हूँ, और मीडिया के इदारे भी दोनों तरफ पे। तो यहाँ पर है प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्कों में ऐसी सूरत हाल, ग्लोबली भी ऐसी सूरत हाल है कि मीडिया ने अपनी असल जिम्मेदारियाँ भी छोड़ दी हैं। ये भी बड़ी एक बदकिस्मती है। बाकी रह गई आप वाली बात, में बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि इल्ज़ाम आयद करना और फिर इतने सख्त इकदाम करना कि आप सिंध ताउस माहिदा ख़त्म कर रहे हैं, ये बड़ी ये ज़्यादती है। और वो जिस तरह हम कुछ अर्सा पहले कहा करते थे ना कि आइंदा जो जंगें हैं वो पानी के ऊपर होंगी, मुझे डर है कि ये हम उस तरफ जा रहे हैं, और खुदा ना करे कि ऐसा हो। लेकिन मैं पता है क्या, अगेन मैं ये बात कहूँगा कि हिंदुस्तान ने माशी कामयाबी हासिल किया है, लेकिन उन्होंने उसे सफारती कामयाबी हासिल उस वक्त होगी जब वो अपने पड़ोसियों बिलखसूस पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में लीड लेगा। अगर हमारी तरफ से भी फ़र्ज़ करें कोई गलती हो, मैं एक बात कहता हूँ यार, हमारी तरफ से भी कोई किसी बंदे ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी है, तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान को आगे बढ़ के इस सारे मामले को ख़त्म कर ले, लीड रोल लेना चाहिए ताकि ये रीजन अमन में आए। तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अलमिया इंसानी अलमिया है। ये जो फैसला साज है, उधर भी बैठे हुए, इधर भी, ये तो चंद है, ये तो 2 उंगलियों पर गिने नहीं जा सकते, इतने हैं चंद। और नुकसान किसका है आप देखें,
यहाँ पर नुकसान कितना है। अब मध्य प्रदेश में 14 बच्चे हैं जी। हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी एक अच्छा काम किया, अच्छा ही हम इसको गिनेंगे अब, कि मुख्त डिप्लोमेटिक वीज़ा, विजिट वीज़ा, जो बिजनेस वीज़ा वो सारे ख़त्म कर दिए। लॉन्ग टर्म वीज़े जो हैं उनको ख़त्म नहीं किया, ना उन्होंने किया ना हमने किया। अब मध्य प्रदेश हुकूमत जो इलाका है उनका, उसमें मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने, उनके 14 के करीब बच्चे हैं। कितने? 14। मतलब मुख्तलिफ औरतों से 14 के करीब बच्चे हैं। अब उन पाकिस्तानियों ने भी लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उधर, कि कहाँ पर? हिंदुस्तान में। अब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो परेशान है कि अब क्या करें। अब वो उसके ऊपर राय ले रहे हैं सेंटर से, क्योंकि ये जो वीज़े अप्लाई किए उन्होंने पहलगाम हमले से कुछ देर पहले के किए हैं। अब ये प्रॉब्लम है ना। अच्छा, और वैसे भी मुझे बताएं, जो बंदा दहशतगर्दी करने जाता है उसे किसी वीज़े की ज़रूरत होती है? किसी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है? कभी भी नहीं होती। हम खुद जाते रहे हैं हॉस्टाइल पाकिस्तान के कंट्रीज़ में, हिंदुस्तान में भी हम गए, अफ़गानिस्तान में भी गए, और जगहों में भी गए, तो हम तो ज़्यादा बल्कि केयरफुल होते हैं यार, कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कोई गलत मैसेज चला जाए। और हम जर्नलिस्ट होते हैं जिनके बड़े कनेक्शन होते हैं हुकूमतों में भी, और अपनी एम्बेसी में भी रब्ता होगा, कम से कम पाकिस्तान की एम्बेसी में तो रब्ता होगा। तो आई एग्री विद यू। तो अगर कोई बात जी, वही पानी वाले हवाले से मैं ज़रा देख रहा था, एक कॉलियर मैगज़ीन था 1950s में, अमेरिका का बड़ा मशहूर ज़माना, हाँ, द कॉलियर के नाम से। तो 1951 में एक आर्टिकल लिखा था, उस टाइम डेविड ललेनियल थे, वो उस टाइम जो यूएसए के जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था उसके पहले चेयरमैन थे, सरबराह थे। उन्होंने एक ये मैगज़ीन लिखा था कि इज़ अनदर कोरिया इन द मेकिंग। उस टाइम कोरिया की जंग थी 1951 में। ये 1950 से लेके 53 तक कोरिया की जंग हो रही थी, वो भी पानी और उसके रिसोर्सेज के हवाले से जंग हो रही थी। तो उस टाइम उसने ये प्रेडिक्शन किया था और ये कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग है ना, ये हम कहते हैं कि ये शायद ये मुशर्रफ ने या उसने कहा था कि अगली जंग पानी पे होगी। ये 1950 में उसने उसने ललेनियल ने लिखा था। और उसके बाद डेविड ललेनियल ने जब ये आर्टिकल लिखा था, तो जो उस टाइम वर्ल्ड बैंक के सरबराह थे, उनका नाम था ब्लेक थे, उनके कोई नाम था उनका, यूजीन ब्लेक। उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा, वो किसी एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे और जिस तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर ये मैगज़ीन होते हैं, तो उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा। तो उन्होंने ये जो वो थे डेविड ललेनियल, उनसे रब्ता किया और उनको कहा कि आपसे मिलना है। और ये उस हवाले से जो आर्टिकल में उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी पानी के हवाले से, एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो रिसोर्सेज थे उसके हवाले से, तो उस पर उन्होंने जो यूजीन ब्लेक थे, वर्ल्ड बैंक के सरबराह थे, उन्होंने जो डेविड ललेनियल थे उनको इंडिया और पाकिस्तान भेजा कि आप जाएं वहाँ पे स्टडी करें, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पानी का तनाज़ा है उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है। ये 1951 में वो आए यहाँ पे, इंडिया में जो है वो जवाहरलाल नेहरू से मिले, और पाकिस्तान में जो है वो इनसे, जो पाकिस्तान में उस टाइम लियाकत अली ख़ान थे, उनसे मुलाकात की। 3-4 मुख्तलिफ मुलाकातें उन्होंने की, अपनी जो रिकमेंडेशंस वगैरह थी वो, और ये तकरीबन फ़ाइनल होने लगा था उस टाइम। ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मामला था, उस दौरान लियाकत अली ख़ान को किसी ने यहाँ पे गोली मार दी, तो ये मामला रुक गया। लेकिन फिर उसके बाद जो उसी की डेविड ललेनियल की जो सजेशंस और वो थी, उसी को बुनियाद बना के वर्ल्ड बैंक ने फिर ये सिंध तास का मुआहदा किया था। लेकिन जो 50 में एक प्रेडिक्शन की गई थी कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी वो पानी के ऊपर होगी, वो आज के दिन भी अगर हम देखें, ये जो पाकिस्तान को की तरफ को धमकी दी गई है ख़ास तौर के ऊपर जो सिंध तास मुआहदे को अबेंस में रखने के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं। देखें आप, अगर यहाँ पे अगर मकामी सतह के ऊपर भी उसकी मिसाल देखें ना, कि आप भी पंजाब से ताल्लुक़ है, ये ज़राअत और उसका थोड़ा बहुत जानते होंगे कल्चर को, कि आपके अगर नहर के ऊपर जो पानी आ रहा है वो आपका कोई 5 मिनट का भी पानी का शेयर ले लेना तो आप मारने के ऊपर आ जाते हैं, तो बिल्कुल कत्ल हो जाते हैं। तो यही वो हालत है जो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, उनके जो किसान है ना, ये पानी के हवाले से किसी तौर के ऊपर भी ये इसको गैर संजीदा नहीं लेते। जो बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा बंदा जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, वो अगर ये कहता है कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो दरियाओं में खून बहेगा,
तो ये उसकी बुनियादी जो मेंटेलिटी है ना, ये दोनों साइडों पे, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, उन दोनों की ये मेंटेलिटी है कि अगर आपका जो पानी है ना वो आपकी ज़राअत का जो ज़रिया है, और आपकी जो ज़राअत है वो आपकी मईशत का ज़रिया है, और मईशत अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो फिर आप मरने मारने के ऊपर तुल जाएंगे। तो ये इंडिया भी जानता है कि अगर ये पाकिस्तान के हिस्से का पानी वो किया गया तो फिर उसके बाद जो जंग होगी, एक तो कन्वेंशनल जो वारफेयर होती है वो होती ही होती है, लेकिन उसके बाद जो इंडिया के अंदर ये जो इस तरह की जो दहशतगर्दी और प्रॉक्सी के हवाले से वो होगी, मैं समझता हूँ वो इंडिया उसको कभी संभाल ही नहीं सकता। और ये चीज़ इंडिया रियलाइज़ भी करता है। इवन उनकी जो APC हुई है वहाँ पे भी ये सवालात पूछे गए उनसे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया था, ख़ास तौर के ऊपर जो सिंध तास का मुआहदा था, और उस पर बाकायदा जो ख़ास तौर पे कांग्रेस के जो अरकान थे और उसके साथ साथ जो तामिल से उनके कुछ जो मेंबर्स पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप अगर पाकिस्तान का ये जो इंडस जो बेसन वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में रख रहे हैं, तो क्या ये गारंटी आपके पास है कि कल को जो चाइना तिब्बत के ऊपर जो सबसे बड़ा दुनिया का लार्जेस्ट डैम बना रहा है वो आपका पानी अगर रोक लेगा, और जो अपर रिपेरियन वाले का जो अगर वो जो डाउन रिपेरियन वाले का पानी रोकते हैं, और जो कि उनका बुनियादी राइट होता है, तो ये उसका फिर क्या होगा। तो ये इंडिया की तरफ से जो पानी वाला एक, मैं समझता हूँ कि ये जो एक उनकी तरफ से वो किया गया, अगर ये इंडिया इसको ज़्यादा अरसे तक वो करता है तो उसका मुझे ये डर है कि वो जो 1950 से ये एक प्रेडिक्शन चली आ रही है, ये कोई फिर फैसला को नहीं कोई इस तरह की वो फ़खर, आई एग्री विद यू, लेकिन विद एक एडिशन करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। फ़खर, एक सिनेरियो ये भी है, आप देखिए जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो दो ताकतें बन गई दुनिया में, एक रशिया था सोवियत यूनियन और दूसरी थी अमेरिका। और फिर सोवियत यूनियन 1989 में ख़त्म होता है, तो सोवियत यूनियन जब 89 में ख़त्म होता है तो फिर एक ताकत रह गई, वो अमेरिका रह गई। अच्छा, हम उस वक्त भी बहुत सारे लोग सोवियत यूनियन को भी अमेरिका को बुरा भला कहते थे, कुछ सोवियत यूनियन की टीम में थे, कुछ अमेरिका की टीम में थे। फिर अमेरिका की अजारादारी रही है अनटिल रिसेंटली, तो अमेरिका को भी बुरा भला कहा जाता रहा, बल्कि पूरी तंजीमें बनी, अलकायदा, ये सारा तंजीमें बनी जो अमेरिका पे अटैक करती रही। आज ट्रंप ने आके अनाउंस कर दिया कि जी मैं आपका हवालदार नहीं हूँ, दुनिया का हवालदार मैं नहीं हूँ। नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद हो गए, हर बंदा अपनी गाड़ी भगा रहा है, ट्रैफिक जैम हो गई है, और जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी है, जो जितना पावरफुल है वो निकल रहा है, सही, जिसके पास आर्सेनल है। तो दुनिया में दुनिया की जो सिस्टम को जारी रखने के लिए ये इस एक मॉनिटर की ज़रूरत है, एक मॉनिटर की ज़रूरत अनफॉर्चुनेटली, आप माने या ना माने, वो है। UN की सूरत में है हमारे पास मॉनिटर, लेकिन UN का मामला ये रहा कि हम लोगों ने, यानी कि हम मुल्कों ने जिम्मेदारी नहीं अदा की कि UN का खर्चा जो है वो 50-60% खर्चा तो खुद अमेरिका देता रहा है। अब अमेरिका ने भी फंड्स खींच लिए, या तो है सारी दुनिया अपने बजट में एक रखती चीज़ और सारी दुनिया उसको अंपायर माने। तो UN का रोल आज भी है, लेकिन ये उसी वक्त रिवाइव होगा जब मुल्क अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मेरे ख्याल में और तो कुछ है नहीं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में ज़रूर राय दीजिएगा, और राय के साथ साथ अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पर शेयर कीजिए।